Hello friends, my name is Pankaj Vaishnav and we are understanding chapter 6 of geography, that is manufacturing industries. अभी तक इस चैप्टर में हम क्या समझ चुके हैं? हमने समझा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम अलग अलग बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. आज के इस पार्ट में हमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी है. मतलब वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है, उन इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है. तो आज के पार्ट से अपनी कॉम्पिटेंसी क्या डेवलप होगी, हम समझ पाएंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इनके लोकेशन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए कौन से अलग अलग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं. तो शुरू करते हैं और समझते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को. भाई हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हम यदि रॉ मटेरियल के आधार पर, रॉ मटेरियल के बेसिस पर बांटे तो हमें दो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. तो आज के पार्ट में हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी है. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? वो इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है, वो सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है. जैसे कि कॉटन इंडस्ट्री. कॉटन इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, कॉटन के रूप में, रुई के रूप में. इसी प्रकार जूट इंडस्ट्री. भाई जूट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल जूट होता है. जूट कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है. ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा. ऐसे ही सिल्क इंडस्ट्री, वुलन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुगर इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, ये सब एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने रॉ मटेरियल के लिए. तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा. तो हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में बात करनी है? हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को समझना है, कुछ बेसिक बातें समझनी है. मेनली हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करनी है, जूट टेक्सटाइल के बारे में कुछ बेसिक बातें समझनी है और सुगर इंडस्ट्री. इन चार इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बेसिक बातें हम समझने वाले हैं. तो सबसे पहले है टेक्सटाइल इंडस्ट्री. मोटे तौर पर देखें तो रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाना, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगा. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भारत में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है. चाहे प्रोडक्शन की बात की जाए, चाहे एक्सपोर्ट की बात की जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भारत में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. तो इट इज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. इसका कारण क्या है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है. जितना भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो अकेले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ही आता है. ऐसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट होता है. बहुत सारे लोग टेक्सटाइल से जुड़े कामों से अपना एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करते हैं, अपनी आजीविका चलाते हैं. ऐसे ही हम बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल थिंग्स का एक्सपोर्ट करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त करने में भी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन अवर इंडिया विच इज सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन. ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो अकेली एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है भारत में जो कि सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है. रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक में ये इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, अपने आप पर ही डिपेंड है और साथ ही इसकी वैल्यू चेन अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीट है इंडिया में ही. तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री अकेली एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है भारत में जो कि सेल्फ सफिशिएंट है पूरे वैल्यू चेन के दौरान. ये वैल्यू चेन क्या होती है? रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक में बीच में जो जो भी स्टेप्स आते हैं वो सब वैल्यू एडिशन के अंतर्गत आ जाएंगे. जैसे कि हम कॉटन का एग्जांपल लेते हैं. कॉटन एक रॉ मटेरियल है, इससे फाइनल प्रोडक्ट कपड़ा बनेगा. अब कॉटन को हमने खेती में उगाया, एग्रीकल्चर में उगाया, उसको तोड़ा, फिर उससे हमने धागा बनाया. तो कॉटन से धागा बनाना
ये एक वैल्यू एडिशन का काम हो गया। फिर इस धागे से कपड़ा बनाना, वीविंग करके, ये एक वैल्यू एडिशन हो गया। अब इस कपड़े को कलर करना, ये एक वैल्यू एडिशन हो गया। फिर इस कलर किए हुए कपड़े को काट कर उससे सील कर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाना, जैसे ये टी शर्ट बनाना, ये भी एक वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू चेन का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक के बीच में जो जो भी अलग अलग स्टेप्स आते हैं वो वैल्यू चेन के अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है। इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। तो एंशियंट टाइम से ही इंडिया में, एंशियंट टाइम से ही कॉटन टेक्सटाइल का काम चला आ रहा है, लेकिन पुराने समय में ये सारे प्रोसेस हम हाथ से करते थे। चाहे वो स्पिनिंग का काम हो, मतलब चरखा चलाकर सूत काटना, कॉटन से धागा बनाने का काम स्पिनिंग के अंतर्गत आएगा। तो पहले हम बड़ी मात्रा में हैंड से स्पिनिंग करते थे, धागे बनाने का काम हाथ से करते थे, और धागे से कपड़े बनाने का काम, जिसे वीविंग बोला जाता है, ये भी हम हाथ से करते थे, जिसको बोला जाता है हैंडलूम वीविंग टेक्निक। तो एंशियंट इंडिया से ही हम कॉटन टेक्सटाइल का काम करते आ रहे हैं, लेकिन इसके अलग अलग जो प्रोसेस है, मेजरली स्पिनिंग का काम और वीविंग का काम, ये हम हाथों से ही करते आ रहे थे। लेकिन 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े स्तर पर हो जाता है, तब आते हैं पावर लूम, यानी कि हाथ से बनाने की बजाय अब मशीनों से ये काम होने लगे, स्पिनिंग और वीविंग का काम। लेकिन इंडिया में नहीं, बेसिकली जो यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूरोपियन पावरफुल कंट्रीज थी, वहां पर पावर लूम का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होने लगता है 18th सेंचुरी के बाद से ही। Our traditional industries suffered a lot during the colonial period. तो जब इंडिया में ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, तब इंडिया की ये जो टेक्सटाइल और बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको बहुत ज्यादा लॉस होता है। क्यों? क्योंकि हम जो स्पिनिंग और वीविंग का काम कर रहे थे वो हाथों से ही कर रहे थे, और हाथों से किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना बहुत लंबा समय लेता है। वहीं ब्रिटेन, जो कि एक पावरफुल यूरोपियन कंट्री हुआ करता था, अभी भी है, तो यहां पर पावर लूम आने की वजह से, बेसिकली मशीन आने की वजह से, बड़ी मात्रा में ये जो कपड़े बनाने का काम है वो मशीनों से किया जाता था, और मशीनों से कपड़ा बनाना, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना बहुत तेजी से होता है, बड़ी मात्रा में होता है। तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अपने यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, कॉटन लेके जाते थे, अपने पावर लूम से ये बहुत तेजी से और बड़ी मात्रा में कपड़ा बना के वापस इंडिया में आके ही बेचते थे। अब इंडिया की जो टेक्सटाइल थी, जो कि बेसिकली हैंड पर ही डिपेंडेंट थी, मशीन नहीं थी, तो इंडिया का जो कपड़ा है वो महंगा था, जबकि ब्रिटेन से बना हुआ कपड़ा बहुत सस्ता होने की वजह से इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा बिकने लगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो ये ट्रेडिशनल हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा लॉस में जाती है। तो अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ लॉट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इसका कारण क्या है? कंपटीशन विद द मील मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में तो ये सारा काम मील में बन रहा था, मशीनों के माध्यम से बन रहा था, और इसको कॉम्पीट करना हाथ से बनी चीजों के लिए असंभव सा था। इसीलिए अपनी ट्रेडिशनल जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी वो कॉलोनियल पीरियड के दौरान, ब्रिटिशर्स पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा लॉस में चली जाती है। अर्लियर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज कंसंट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पहले ये जो मिल थी, कॉटन मिल, वो बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र के उन एरिया में ही सीमित थी, उन एरिया में ही कंसंट्रेट थी जहां पर बड़ी मात्रा में कॉटन का फार्मिंग होती थी, कॉटन का प्रोडक्शन होता था एज अ रॉ मटेरियल। हमने पहले भी ये बात समझी थी कि गुजरात और महाराष्ट्र, यहां पर कॉटन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। अब इस कंसंट्रेशन का कारण क्या था? क्यों गुजरात और महाराष्ट्र में ही अधिकतर ये कॉटन मिल थे? क्यों? क्योंकि यहां पर रॉ कॉटन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता था। रॉ कॉटन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि इन मिल्स को बड़ी मात्रा में इनपुट के तौर पर यह कॉटन मिल जाएगा। ऐसे ही यहां पर मार्केट अच्छा खासा था, इसीलिए यहां पर कॉटन मिल बड़ी मात्रा में कंसंट्रेटेड थे। यहां पर ट्रांसपोर्ट के साधन बहुत ज्यादा विकसित थे, और बेसिकली जो पोर्ट फैसिलिटी थी,
यानी कि पानी के जहाज आने और जाने की फैसिलिटी थी, वो भी इस मुंबई के आसपास वाले एरिया में अरेबियन सी के तट पर बहुत ज्यादा थी। इसी प्रकार यहां पर लेबर भी आसानी से मिल जाते थे और यहां का क्लाइमेट भी ऐसा था जो कि इन मिल्स के लिए और कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वेरियस काइंड्स ऑफ लेबर। इस इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार का एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलता है। चाहे फार्मर्स की बात की जाए, भाई फार्मर्स बड़ी मात्रा में कॉटन उगाते हैं तो उनको एक बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। इसी प्रकार इन कॉटन बॉल को जो तोड़ के लेके आते हैं उनको भी बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसी प्रकार अलग अलग प्रोसेस में रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक के अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग प्रकार के लोगों को, अलग अलग प्रकार के लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। चाहे हम स्पिनिंग की बात करें, वीविंग की बात करें, डिजाइनिंग, पैकेजिंग की बात करें, टेलरिंग की बात करें, इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है अलग अलग प्रोसेस के दौरान। दिस इंडस्ट्री सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज की वजह से, इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की वजह से अलग अलग इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। जैसे कि केमिकल एंड डाई इंडस्ट्री। भाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार के केमिकल और डाइज का यूज होता है और ये केमिकल और डाइज कहां से आते हैं? वो इंडस्ट्री बनाती है इन्हें जो केमिकल और डाइज का काम करती है। तो केमिकल और डाई इंडस्ट्री को भी इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे ही पैकेजिंग मटेरियल वाली इंडस्ट्री के लिए भी सपोर्ट का काम करती है ये तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क करने वाली इंडस्ट्री के लिए भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ा सपोर्ट का काम करती है। बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस की इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। पहला है स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब है इस रॉ कॉटन से धागा बनाना। जैसे कि आपने देखा होगा ऐसा चरखा जिसे हम सूत कातना कहते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पिनिंग। स्पिनिंग जो है वो अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु इन स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा स्पिनिंग का काम होता है। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। तो स्पिनिंग का काम इंडिया में वर्ल्ड क्लास लेवल का होता है, बहुत शानदार होता है। दूसरा प्रोसेस है वीविंग। वीविंग का मतलब क्या है? हमने स्पिनिंग करके इस कॉटन से धागा बना दिया, अब इस धागे को क्रिस क्रॉस करके कपड़ा बनाना, जिसे बोला जाता है वीविंग। तो स्पिनिंग जैसे हमने देखा कि सेंट्रलाइज्ड है, ये वीविंग का काम जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये किसी एक जगह पर ही सीमित नहीं है। भारत के अलग अलग पार्ट में, इंडिया के अलग अलग पार्ट में वीविंग का काम बड़ी मात्रा में होता है। is providing scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. तो इसमें जो ट्रेडिशनल स्किल है उसको इनकॉर्पोरेट करने की बहुत ज्यादा स्कोप हो जाती है। आप अपनी ट्रेडिशनल स्किल को इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इट सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, लेकिन इससे बड़ी मात्रा में जो लो क्वालिटी का फैब्रिक है वो मिल पाता है। इसका कारण क्या है? इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाईली क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो इंडिया में हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है उसका ये उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें अलग अलग टेक्निक को अपनाने की जरूरत है। तो वीविंग जो है वो हैंडलूम के साथ साथ पावर लूम और मिल्स में भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये वीविंग का काम आज की तारीख में इंडिया में सिर्फ हाथ से ही नहीं बल्कि मिल में अलग अलग पावर लूम के माध्यम से, अलग अलग मशीनरी के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं हैंड स्पन खादी की, हाथ से बुना हुआ खादी का कपड़ा। इट प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो इस हैंड स्पन खादी की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो कि आज भी बड़ी मात्रा में हैंडलूम पर ही डिपेंड है, हाथों से ही काम कर रहे हैं। तो एज ए कॉटेज इंडस्ट्री इस हैंड स्पन खादी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं इंडिया में टेक्सटाइल मिल की, तो जो पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल है वो मुंबई में एस्टेब्लिश होती है 1854 में। 1857 की क्रांति से कुछ साल पहले 1854 में इंडिया के मुंबई में पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। जब दोनों वर्ल्ड वॉर चल रहे थे
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम जानते हैं 1914 से 1918 के बीच में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1944 के बीच में। तो व्हेन द टू वर्ल्ड वॉर फाउट इन यूरोप, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो इन दोनों ही समय के दौरान, पहले वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों ही समय के दौरान इंडिया जो है वो ब्रिटेन के अंतर्गत था। हमारे यहां पर तो ब्रिटेन का राज हुआ करता था। तो देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लोथ इन यूके। तो इस दौरान यूनाइटेड किंगडम, आसान भाषा में ब्रिटेन जिसे हम कह सकते हैं, तो ब्रिटेन में इन दोनों वर्ल्ड वॉर के समय बहुत ज्यादा क्लोथ की डिमांड बढ़ जाती है, और इस क्लोथ की डिमांड को पूरा करने के लिए इस कॉटन इंडस्ट्री, भारत की जो कॉटन इंडस्ट्री है, उसका बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है। तो दिस गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन। तो इस दोनों वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बेसिकली एज अ रॉ मटेरियल के रूप में। थर्ड इज जूट टेक्सटाइल, जो कि इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इंडिया रॉ जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट को प्रोडक्शन करने के मामले में इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स, जूट से बनने वाले सामान को बनाने में भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो रॉ जूट की बात की जाए या जूट से बनने वाले अलग अलग प्रकार के चीजों की बात की जाए, हम दोनों ही मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन यदि एक्सपोर्ट की बात की जाए कि जूट का एक्सपोर्ट करने में कौन नंबर 1 है, तो इंडिया इसमें सेकंड नंबर पे आता है। अपनी जो नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, वो इसमें नंबर 1 है। तो रॉ जूट प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पे हैं, जूट से बनने वाले प्रोडक्ट को बनाने में हम नंबर 1 पे, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में, जूट के एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश अपनी नेबरिंग कंट्री नंबर 1 पे है। जूट की हम पहले बात कर चुके हैं। जूट आपने देखा होगा कि अपने घरों में या अलग अलग दुकानों पर जो राइस भरा होता है, जो व्हीट भरा होता है, वो ऐसी बोरी में भरा होता है। ये बोरी किसकी बनी होती है, ये बैग किसके बने होते हैं, ये जूट के बने होते हैं। इसके अलावा जूट से कैरी बैग भी बनाए जाते हैं, जूट से मैट भी बनाई जाती है, जूट से अलग अलग प्रकार के सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। बात करते हैं जूट मिल्स की। इंडिया में पहली जूट मिल जो है वो 1855 में बनती है। कहां पर? कोलकाता के पास में, रिसरा में। अभी हमने देखा था कि पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल 1854 में बनती है। पहली जूट मिल इसके एक साल बाद 1855 में बनती है। और आज भी अधिकतर जो मिल्स है वो वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जूट प्रोडक्शन के मामले में इंडिया में नंबर 1 पे, तो मील्स भी फिर यहीं पर सबसे ज्यादा होगी। और वेस्ट बंगाल में भी हुगली रिवर के बैंक पर अधिकतर ये मील बनी हुई है, जो कि रॉ जूट से फाइनल प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। पार्टीशन के बाद यानी कि 1947 के बाद जूट मिल्स तो इंडिया में रह गई, लेकिन जूट प्रोडक्शन का जो एरिया है उसका अराउंड 3/4 एरिया बांग्लादेश में चला गया। उस समय इसको हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, लेकिन 1971 में ये ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया बांग्लादेश के रूप में। तो पार्टीशन के बाद 1947 के बाद अधिकतर जूट मिल तो इंडिया में रह गई, लेकिन जूट प्रोडक्शन का जो मैक्सिमम एरिया है, अराउंड 3/4 एरिया जो है वो पड़ोसी देश में, पड़ोसी एरिया में यानी कि बांग्लादेश में चला गया। उसको उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, आज की तारीख में इसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ मिल्स इन हुगली बेसिन। तो अब देखते हैं कि हुगली बेसिन के आसपास वाले एरिया में बहुत ज्यादा जूट मिल क्यों है, इसके कारण क्या है। फर्स्ट रीजन इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। भाई इसी एरिया में बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, तो जूट का प्रोडक्शन यहीं पे हो रहा है, तो फिर मिल्स भी यहीं पर स्थापित हो जाएगी। इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बाकी ट्रांसपोर्टेशन मोड की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। इसी वजह से इसके हुगली बेसिन के आसपास वाले एरिया में बहुत ज्यादा जूट मिल्स हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज। इस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, चाहे हम रोडवेज की बात करें, रेलवे की बात करें, वाटरवे की बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड अच्छे होने की वजह से इस एरिया में हमें जूट मिल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फोर्थ रीजन इज अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट। तो रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और
पानी यहां से आराम से मिल जाता है, इसीलिए हुगली बेसिन के आसपास हमें बहुत सारी जूट मिल्स देखने को मिल जाती है। एंड फिफ्थ रीजन इज चीप लेबर फ्रॉम दी नेबरिंग स्टेट्स, चाहे वेस्ट बंगाल से हो, बिहार से हो, उड़ीसा से हो, उत्तर प्रदेश से हो, इन जूट मिल्स में काम करने के लिए लेबर आराम से सस्ते में मिल जाते हैं, इसीलिए इस एरिया में बहुत सारी जूट मिल्स हैं। बात करते हैं वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता की, जो कि एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है। अर्बन सेंटर होने की वजह से यहां पर अलग अलग फैसिलिटी अच्छे से मिल सकती है, जो कि जूट से बने गुड्स को एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती है। कौन कौन सी सर्विस मिलती है? जैसे कि बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, पोर्ट फैसिलिटी है, यहां पर बड़ी मात्रा में मिल जाएगी। इसीलिए इस एरिया से जूट से बने सामान को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। द फोर्थ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज सुगर इंडस्ट्री। सुगर के बारे में एक बात हमने पढ़ी थी कि इंडिया, अपनी प्यारी कंट्री इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सुगर का, और सुगर से बनने वाले गुड़ और खांडसारी का तो हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो बात की जाए सुगर की, तो सुगर के मामले में हम सेकंड नंबर पे है पूरी दुनिया में, लेकिन गुड़ और खांडसारी के मामले में हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो सुगर केन है। सुगर केन एग्रीकल्चर से मिलता है, इसीलिए तो इसे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ये जो सुगर केन है वो बहुत भारी होता है, बल्कि होता है, और जब इसका ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे होते हैं इसके प्रोड्यूसिंग एरिया से इसके प्रोसेसिंग एरिया में, तो इसका जो सुक्रोज है वो धीरे धीरे घटता जाता है। इसीलिए सुगर इंडस्ट्री, जो सुगर मिल्स है, वो सुगर ग्रोइंग एरिया के आसपास ही स्टेब्लिशमेंट इसका किया जाता है। तो इसकी मिल्स जो है वो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नीचे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस एरिया में ज्यादा मिल्स है। और जितनी भी मिल्स है उसका 60% जो मिल्स है वो अकेले इन 2 स्टेट्स में है, यूपी और बिहार में। तो ये जो मिल्स होती है वो बेसिकली सुगर ग्रोइंग एरियाज के पास ही इनका एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है वो सीजनल है, किसी सीजन में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, किसी सीजन में कम प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। सो इट इज आइडियली सुटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसीलिए जनरली इस इंडस्ट्री में कोऑपरेटिव तरीके से काम किया जाता है। ये जनरली कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत आने वाली एक इंडस्ट्री है। Recently, mills are shifting and concentrating in the southern and western states of India, generally in Maharashtra. तो रिसेंटली ये देखा जा रहा है, वर्तमान में ये देखा जा रहा है कि अधिकतर जो मिल्स है वो या तो इंडिया के सदर्न स्टेट्स में जा रही है या वेस्टर्न स्टेट्स में जा रही है, और जनरली इसमें भी सबसे बड़ा नाम आता है महाराष्ट्र का। इसके कारण क्या है? पहला तो जो सुगर केन प्रोड्यूस होता है इस एरिया में, सदर्न एरिया हो चाहे वेस्टर्न एरिया हो इंडिया का, उसमें सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है। वहां का क्लाइमेट जो है सदर्न स्टेट्स का और वेस्टर्न स्टेट्स का, वो मॉइस्ट है, मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए वहां पर सुक्रोज की मात्रा ज्यादा होती है सुगर केन में। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो एंश्योर अ लॉन्ग क्रशिंग सीजन। तो वहां का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कूलर है, चूंकि समुद्र के आसपास वाले एरिया में है, इसीलिए वहां पर क्रशिंग सीजन है जो लॉन्ग हो जाता है। कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट्स। तो इस एरिया में जो कोऑपरेटिव्स हैं अलग अलग प्रकार के, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और अभी हमने देखा कि ये जो इंडस्ट्री है वो सीजनल है, कोऑपरेटिव सेक्टर में ये अच्छे से काम कर पाती है, और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है वो इंडिया के सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। इसीलिए रिसेंटली देखा जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो सुगर मिल्स है वो सदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में जाती जा रही है। तो आज के इस पार्ट से जो भी पढ़ा उससे अपनी लर्निंग आउटकम क्या रहती है? हमने अलग अलग प्रकार की एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बेसिक बातें समझी और इनके सिग्निफिकेंस, इनके इंपॉर्टेंस को भी देखा। तो आज के पार्ट में जो भी पढ़ा है उसको हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्राइमरली बेस्ड ऑन। पूछा जा रहा है कि प्राइमरली मुख्य तौर पर किस चीज पर आधारित होती है? ए मिनरल रिसोर्सेस पे, बी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पे, सी
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे, डी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। तो अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का जो प्राइमरी बेसिस हमें देखना है तो वो हो जाएगा एग्रीकल्चर से आने वाला रॉ मटेरियल। हालांकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत भी पड़ती है, फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन प्राइमरली पूछा है तो प्राइमरली एग्रीकल्चर से आने वाला रॉ मटेरियल, इस पर बेस होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? बोला जा रहा है कि इंडिया में पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां पर एस्टेब्लिश होती है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो हमने देखा था कि इंडिया में पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां पर एस्टेब्लिश होती है? मुंबई में। कब होती है? 1854 में। ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स? बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री जूट गुड्स के मामले में सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है? ए इंडिया, बी बांग्लादेश, सी चाइना, डी पाकिस्तान। तो हमने देखा था कि अपना प्यारा देश भारत इंडिया रॉ जूट प्रोडक्शन में और जूट से बने सामान के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में, जूट के एक्सपोर्ट के मामले में अपनी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश का नंबर 1 पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आज जो भी पढ़ा उसको हमने टेस्ट भी कर लिया है। होप जो भी पढ़ा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन।